गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। मैं हूं सूर्य प्रकाश शर्मा और हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट। आज ये नया टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं। आपको पता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं और इनमें से 2 अंगों का अध्ययन अब तक हम कर चुके हैं। कार्यपालिका का भी अध्ययन कर चुके हैं, यानी राष्ट्रपति के विषय में हम पढ़ चुके हैं, और साथ में हमने संसद के बारे में भी पढ़ लिया है, जो व्यवस्थापिका का कार्य करती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण अंग है सरकार का, वो है न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, जिसको हमें पढ़ना है। न्यायपालिका एक व्यापक अर्थ है, व्यापक शब्द है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय या विभिन्न न्यायाधिकरण वगैरह सब आ जाते हैं। लेकिन इसमें से हमें, क्योंकि अभी हम संघ सरकार का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे आज। इस चर्चा को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं। बीए पार्ट सेकंड में आपके 2 पेपर हैं। पहला पेपर प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं का है, जिसमें आपको विश्व के प्रमुख संविधानों के बारे में पढ़ना है। ए सेक्शन में ब्रिटेन का संविधान पढ़ना है, बी सेक्शन में संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान पढ़ना है। ब्रिटेन का संविधान हम पढ़ चुके हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में हम जो है 2 टॉपिक्स अब तक पढ़ चुके हैं, उसकी विशेषताएं समझ चुके हैं, संशोधन की प्रक्रिया को समझ चुके हैं, संघीय व्यवस्था को भी हमने पढ़ लिया है, और राष्ट्रपति के बारे में हम प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें हमने उनके इलेक्शन के बारे में पढ़ा है लास्ट वीडियो में। इसी तरह जो सेकंड पेपर है वो भारतीय राज्य व्यवस्था का है, और उसमें हमने ए सेक्शन के काफ़ी सारे टॉपिक्स कर लिए हैं, जिसमें आपको भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, उदारवादी राष्ट्रवाद, उग्रवादी राष्ट्रवाद, कांग्रेस की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना, ये सब टॉपिक्स हम कर चुके हैं। इसी तरह से 1919 और 1935 का भारत शासन अधिनियम, संविधान सभा के बारे में हमने पढ़ लिया, संविधान के बारे में फिर प्रस्तावना हमने पढ़ ली, और उसके बाद जो है हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके हैं, संसद के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। ये इसलिए याद दिला रहा हूँ कि आप जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है वो इसको पढ़ सकें, और इसके लिए आप अपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है पेपर वाइज। तो आपका जो इस पेपर सेकंड है, उसको मैंने भारतीय राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय आंदोलन का उदय, संवैधानिक विकास और भारतीय राज्य व्यवस्था के नाम से एक प्लेलिस्ट है आपके, उसको आप सेव कर लीजिए अपने मोबाइल पर। तो आप जो भी वीडियो ऐड करूँगा मैं, उसमें आपको दिख जाएंगे। और जो आपका फर्स्ट पेपर है, उसके लिए एक प्लेलिस्ट, बल्कि 2 प्लेलिस्ट आपको ऐड करनी पड़ेगी, सेव करनी पड़ेंगी। एक ब्रिटेन का संविधान, एक संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। फिलहाल ये 2 प्लेलिस्ट मैंने बनाई है। जब तीसरा संविधान शुरू करूंगा तो तीसरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा। चलिए, तो हम बात शुरू करते हैं आज के टॉपिक पे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारत में भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह संघीय व्यवस्था को अपनाया है, लेकिन इस समानता के बावजूद हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से बिल्कुल अलग है। वहां पर जैसे शासन व्यवस्था 2 प्रकार की है, वैसे ही न्यायिक व्यवस्था भी दोहरी है। वहां पर भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था का प्रावधान का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ न्यायिक प्रणाली एक है पूरे देश में, जिसमें सबसे टॉप पर सुप्रीम कोर्ट है। फिर हर राज्य में, या कई बार कुछ छोटे राज्य हैं तो उनमें 2 या अधिक राज्यों में मिला के हाई कोर्ट्स हैं, जिनको उच्च न्यायालय हम कहते हैं। उसके नीचे फिर जिला न्यायालय है, उसके नीचे फिर और दूसरे न्यायालय हैं, यानी एक पूरी क्रम है न्यायालयों का। और सुप्रीम कोर्ट इस पिरामिड में शीर्ष पर है। जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जो है हाई कोर्ट में अपील होती है, हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में संघीय कानून के संबंधित कोई जो मुकदमे हैं वो संघीय न्यायालय सुनते हैं,
और राज्य के कानून के संबंध में जो मुकदमे हैं वो राज्य के न्यायालय सुनते हैं। ये बिल्कुल भिन्न व्यवस्था है वहां पर, कहने का मतलब ये है। और वहां जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स सुनता है, मामले सुनता है, और जो दूसरे फेडरल मतलब वो अपील का न्यायालय नहीं है, अपील नहीं होती उसमें। हमारे यहाँ अपील होती है, निचले न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है, वहाँ नहीं होती। वहाँ फेडरल न्यायालय बने हुए हैं उसके लिए, वहाँ पर वो देखते हैं इसको। हर राज्य में फेडरल न्यायालय है, वो देखते हैं उसको। तो ये बिल्कुल अलग व्यवस्था है, वहाँ पर न्यायपालिका की व्यवस्था भी दोहरी है, कहने का मतलब। भारत में इससे बिल्कुल भिन्न मॉडल को अपनाया गया है। जिस प्रकार संघ में हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था के होते हुए भी संघ राज्यों की तुलना में शक्तिशाली है, वैसे ही न्यायपालिका के मामले में भी हमारे यहाँ एक केंद्रीकृत व्यवस्था है। दूसरी बात यह है कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा जो स्थापित किया गया था फेडरल कोर्ट, उसका स्थान भी लिया है, यानी उसको रिप्लेस किया है एक तरह से। हमारे यहाँ स्थिति इस कारण से इसकी भिन्न है, कहने का अभिप्राय है। न्यायपालिका की जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो शुरुआत है 1950 में हो गई थी, संविधान लागू होने के साथ ही न्यायपालिका की भी शुरुआत हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट की भी शुरुआत हो गई थी। और अगर हम संविधान को देखें अपने, तो न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जो विवरण हमें मिलता है वो 5वें भाग, संविधान का जो 5वां भाग है, जिसमें संघ सरकार का विवरण दिया गया है, अनुच्छेद 52 से शुरू होकर के अनुच्छेद 151 तक चलता है। 100 अनुच्छेद हैं पूरे 5वें भाग में। उसमें 124 से 147 तक की सुप्रीम कोर्ट का विवरण दिया गया है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके संगठन की बात करते हैं। देखिए, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल मिलाकर के 34 न्यायाधीश हो सकते हैं अधिकतम। अधिकतम की बात कर रहा हूं मैं, हो सकता है कुछ सीटें खाली हो तो 32 भी हो सकते हैं, 31 भी हो सकते हैं, 33 भी हो सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अधिकतम संख्या आपसे यही पूछी जाएगी, अगर पूछी जाएगी तो वो 34 हो सकती है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। मूल संविधान में केवल 8 न्यायाधीश का प्रावधान था, फिर धीरे धीरे उनको समय समय पर आवश्यकता अनुसार, जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट का कार्यभार बढ़ा, वैसे वैसे संख्या बढ़ाई गई है। रिसेंटली ये 2019 में जो है बढ़ा करके 34 की गई है, पहले 31 थी, उसको बढ़ा के 34 कर दिया गया। अनुच्छेद, अच्छा, नियुक्ति की प्रक्रिया की अगर बात करें तो अनुच्छेद 124 में ये प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के आधार पर। संविधान में इतना ही कहा गया और कुछ डिटेल नहीं दी गई इसकी। और जहां तक मुख्य न्यायाधीश का सवाल है तो उसकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से बातचीत करके राष्ट्रपति करेगा। और सामान्यतः यह परंपरा बनी मुख्य न्यायाधीश के मामले में कि जो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसको मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। ये परंपरा 1950 से ही शुरू की गई और 1973 तक चलती रही लगातार। 1973 में पहली बार इस परंपरा को उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो थी उन्होंने तोड़ा, और 3 सीनियर जजों को छोड़ करके जो चौथे नंबर पे थे एन रे, उनको उन्होंने मुख्य न्यायाधीश बनाया। फिर एक बार 2-3 साल बाद फिर एक बार ऐसा हुआ कि एक वरिष्ठ न्यायाधीश HR खन्ना को छोड़ करके MH बेग को जो है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। तो जिन वरिष्ठ न्यायाधीशों की उपेक्षा की गई इस प्रक्रिया में, उन सभी न्यायाधीशों ने दोनों ही बार त्यागपत्र दे दिया, अपना विरोध दर्ज कराया और अपना त्यागपत्र दे करके वो अलग हो गए सुप्रीम कोर्ट से। और उसके बाद पुनः ये परंपरा बहाल हो गई। ये 2 अपवाद रहे हैं, यानी अब तक के लगभग
70 साल का जो सुप्रीम कोर्ट का इतिहास है उसमें 2 अपवाद हैं। उसके अलावा हमेशा वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और अब तो सरकार के हाथ में बहुत कुछ रह भी नहीं गया है। हम नियुक्ति प्रक्रिया की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो संविधान की बात है। संविधान में जो है वो प्रावधान ये है कि भाई जो अन्य न्यायाधीश हैं उनके मामले में कि उन्हें जो है राष्ट्रपति नियुक्त करेगा और मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियुक्त करेगा। और मुख्य न्यायाधीश जो है उसको वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से बातचीत करके उनकी सबकी राय लेकर के वो नियुक्त करेगा। यानी संविधान में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है, यानी सरकार को अधिकार दिया है, कोई प्रक्रिया नहीं बताई। सरकार की गुडविल पे छोड़ दिया गया कि सर ये माना गया कि सरकार क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में किसी अच्छे व्यक्ति को ही नियुक्त करेगी, योग्य व्यक्ति को नियुक्त करेगी, ये मानते हुए आगे चलते हैं। कोलिजियम व्यवस्था, ये तो मैंने पिछला जो बताया आपको वो संविधान में लिखी हुई व्यवस्था है। व्यवहार में क्या है? व्यवहार में आजकल चल रही नियुक्ति के मामले में कोलिजियम व्यवस्था। ये क्या है इसको समझते हैं। कोलिजियम मतलब एक समूह। किसका समूह? न्यायाधीशों का समूह। क्या होता है साहब कि 80 के दशक में यानी 1982 में पहली बार ये बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, जिसको फर्स्ट जजेज केस कहते हैं 1982। उसका मैंने जिक्र नहीं किया है यहाँ पर क्योंकि उसकी जरूरत नहीं समझी मैंने, इसलिए नहीं जिक्र किया। लेकिन मैं बता दूं आपको कि इस नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर के अब तक 4 बार सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला है। पहला 1982 में जिसको फर्स्ट जजेज केस कहते हैं, फिर 1993 में जिसे सेकंड जजेज केस कहते हैं, तीसरा 1998 में जिसका मैंने जिक्र किया थर्ड जजेज केस 1998, और चौथा 1915 में फोर्थ जजेज केस। 4 बार चर्चा हुई है इसमें। 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, अनुच्छेद 124 की व्याख्या का मामला था कि भाई परामर्श जो शब्द है, जैसे लिखा गया था कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। तो ये परामर्श का मतलब क्या है? क्या राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की बात मानने के लिए बाध्य है? सहमति समझा जाए इसका मतलब, या सिर्फ एडवाइस समझा जाए? एडवाइस तो मानी जाए न मानी जाए, दोनों संभावना है। लेकिन अगर सहमति समझा जाए इसका मतलब तो फिर मानना पड़ेगा। कंकरेंस समझा जाए या एडवाइस समझा जाए इस परामर्श शब्द का मतलब, ये विवाद पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका मतलब सिर्फ सलाह है, परामर्श है, सहमति नहीं है। यानी राष्ट्रपति जिसे चाहे न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, सिर्फ उससे बात कर लेगा, उसकी राय ले ले, फिर जैसा उसको ठीक लगे वो करे। फिर 1993 में दोबारा यही मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, ये जो है परामर्श का मतलब केवल बातचीत कर लेना नहीं है, राय लेना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि उनकी बात को तवज्जो दी जानी चाहिए। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि जब सेकंड जजेस केस 1993 में ये मामला पहुंचा, इसका भी मैंने जिक्र नहीं किया है यहाँ पर, सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई परामर्श का मतलब ये है कि भाई राष्ट्रपति बात करे तो उसको माने, वरना तो परामर्श का मतलब ही क्या रह गया फिर 1998 में जिसका मैंने जिक्र किया थर्ड जजेज केस पहुंचा, तो फिर ये कहा कि भाई परामर्श का मतलब ये है कि ये अकेले व्यक्ति की बात नहीं है, जजों से परामर्श करेगा वो मतलब क्योंकि मुख्य न्यायाधीश अकेला नहीं है, अन्य न्यायाधीश हैं, इसलिए मुख्य न्यायाधीश है। तो वो अन्य 4-5 लोगों, 4 जो वरिष्ठतम न्यायाधीश और एक सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश, इन 5 जजों की एक संस्था बनाई। कहा उन्होंने कि कोलिजियम जो है उस से परामर्श करेगा राष्ट्रपति, और कोलिजियम के परामर्श के आधार पर नियुक्ति होगी। मतलब राष्ट्रपति के हाथ बांध दिए अब इस तीसरे जजेस केस के बाद। और ये व्यवस्था लगभग चलती रही बिना किसी
कठिनाई के कहिए या बिना किसी, क्योंकि सरकार कमज़ोर थी, सरकार कुछ कर नहीं पाई इन सालों में। 1914 में, 2014 में जब नई सरकार आई, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की एनडीए की सरकार बनी, तो उन्होंने, क्योंकि वो मजबूत सरकार थी, उन्होंने तय किया कि भाई नहीं, संविधान में जो लिखा है वो ये है, और इस आधार पर उन्होंने संविधान संशोधन प्रस्ताव रखा लोकसभा के विधान संसद के सामने, 99वां संविधान संशोधन, जिसमें ये कहा कि भाई नियुक्ति का कार्य जो है एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के माध्यम से होगा। न कॉलेजियम करेगी न राष्ट्रपति करेगा, बल्कि एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया जाएगा, वो नियुक्ति की सिफारिश करेगा और उसके आधार पर नियुक्तियां होंगी। ये 99वां संविधान संशोधन 2014 में पारित हो गया। इसमें आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए था, वो भी मिल गया और वो पारित हो गया। सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये फिर मुकदमा हुआ इस पर कि भाई ये तो असंवैधानिक है, लोगों ने इस प्रकार का मुकदमा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज अपना अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो इस स्थिति में ये निर्णय हुआ आखिरकार कि जो 2015 में, अक्टूबर 2015 के आसपास की बात है, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया जिसमें इस संशोधन को असंवैधानिक घोषित किया गया और पुरानी व्यवस्था जो है वो बहाल हो गई। यानी आज भी कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा ही जजेस की नियुक्ति हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। 5 जजेस होते हैं, वो नाम भेजते हैं सरकार को, सरकार उनमें से नियुक्त करती है। सरकार और न्यायपालिका के बीच में ये अभी एक तनाव का मुद्दा है, बना हुआ है अभी भी। तो ये नियुक्ति की प्रक्रिया, संविधान कहता है कि राष्ट्रपति नियुक्त करेगा मुख्य न्यायाधीश के सलाह से, और व्यवहार में यह है कि कॉलेजियम व्यवस्था के माध्यम से अब नियुक्तियां हो रही हैं, यानी जजेस ही जजेस की नियुक्ति करवा रहे हैं। ये एक व्यवस्था हमारे यहाँ चल रही है। इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क हैं। तर्क ये है कि दुनिया के किसी अन्य देश में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है जहां न्यायाधीश ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करवा रहे हो। ऐसी कोई व्यवस्था कहीं पर भी नहीं है। कई अलग अलग जगह पर अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ये प्रकार की व्यवस्था कहीं पर भी नहीं। बहरहाल जो भी है, फिलहाल स्थिति ये है। आगे हम बढ़ते हैं। नियुक्ति के संबंध में क्या योग्यताएं हैं जजेस के लिए, वो देख लीजिए आप सुप्रीम कोर्ट में। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई वो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये तो सब में लागू है। किसी भी चुनाव में किसी भी बड़े पद के लिए भारत का नागरिक, किसी बाहरी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह कि वो उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। एक उच्च न्यायालय में भी हो सकता है, एक से अधिक उच्च न्यायालयों में भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। इसको कहते हैं एलिवेशन, कहते हैं, मतलब ऊपर बुला लेना एक तरह से। निचले न्यायालय से ऊपर के न्यायालय में उनका प्रमोशन कर देना, ये कह लीजिए आप, इसको प्रमोशन कह सकते हैं। लेकिन जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो एलिवेट शब्द यूज करते हैं इसके लिए। दूसरा ये है कि भाई या जज नहीं रहा तो 10 साल तक उसने वकालत करी हो किसी एक या अधिक हाई कोर्ट्स में। और अंतिम बात यह है कि अगर ये दोनों नहीं तो तीसरे ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो राष्ट्रपति की राय में उच्च कोटि के विधिवेत्ता हों, यानी जो कानून के जानकार हों, हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हों, प्रोफेसर हों, ऐसे भी हो सकते हैं। या कोई बड़ा वकील हो सकता है जिसने 10 साल, ये 5 साल या 10 साल वकालत ना करी हो, सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहा हो। कई सारे ऐसे लोग हुए हैं जो इनको एलिवेट किया गया है। जैसे कोई जज हो सकता है 5 साल ना रहा हो सकता है 2 ही साल रहा हो, अच्छा वकील रहा हो, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में बुला लें। तो ये कई सारी मतलब संभावनाएं हैं इसमें। कुल मिलाकर के बात ये है कि या तो जज रहा हो हाई कोर्ट में, या वकील रहा हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, या फिर उच्च कोटि का विधिवेत्ता हो, विशेषज्ञ हो, चाहे वो वकील रहा हो या न रहा हो, जज रहा हो चाहे न रहा हो।
या 5 साल रहा हो, 3 साल रहा हो, कोई उसमें फिर प्रतिबंध नहीं है। राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति को एक तरह से विवेक शक्ति दी गई है कि वो योग्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है, भले वो उस ये जो प्रक्रियागत फॉर्मेलिटीज जो है पूरी करता हो या ना करता हो। अब देख लीजिए कार्यकाल इनका। न्यायाधीशों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं रखा, जैसे 5 साल 6 साल, ऐसा कोई कार्यकाल नहीं है। और न कोई न्यूनतम उम्र रखी गई है नियुक्ति की, ये ध्यान रखें। कोई मिनिमम एज नहीं है, जैसे आप देखते हैं लोकसभा का चुनाव के लिए 25 साल, राज्यसभा के चुनाव के लिए 30 साल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 साल, उस प्रकार की कोई मिनिमम एज नहीं रखी गई है, पहली चीज। दूसरी चीज, उनके लिए कोई निश्चित कार्यकाल का प्रावधान नहीं किया, भाई 5 साल 6 साल, ऐसा भी नहीं है। उनके लिए एक उम्र तय कर दी गई, भाई इतने उम्र पे रिटायर होंगे वो। और सुप्रीम कोर्ट के मामले में ये उम्र 65 वर्ष रखी गई। 65 वर्ष की आयु पर उनको रिटायर होना है। अमेरिका में इसके विपरीत जो है आजीवन न्यायाधीश रहता है, एक बार न्याय नियुक्त हो गया तो वो उम्र भर न्यायाधीश रहता है, वो रिटायर अपनी मर्जी से ही होता है या ऊपर वाले की मर्जी से होता है। ऊपर वाले की मर्जी मतलब समझते ही हैं आप लोग, अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो स्वयं त्याग पत्र दे सकता है। और तीसरा विकल्प ये है कि उसको महाभियोग के आधार पर हटाया जा सकता है। ये 3 बातें हैं उसके कार्यकाल को लेकर के। महाभियोग क्या होता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, उसकी बात हम अगले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और जो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, वेतन वगैरह के बारे में, उसको बहुत सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, आवास की और टेलीफोन वगैरह और तमाम सुविधाएं उसको मिली हैं, उसके स्टाफ होता है उसके पास। और उसके अलावा वेतन की बात जहाँ तक बात है तो वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2.8 लाख वेतन प्रति माह मिलता है इस समय, तो यानी 2,80,000 रुपये। और जो अन्य न्यायाधीश उनको 2,50,000 रुपये, 2.5 लाख रुपये वेतन प्रति माह मिलता है। और इसमें नियम यह है कि जो अंतिम सैलरी होगी उसकी रिटायरमेंट पे, उसका आधा पेंशन के रूप में उसको मिलता रहेगा। ये प्रावधान संविधान में रखा गया है। और भी कुछ बातें इससे संबंधित होगी, लेकिन वो अलग वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।